अखंड विद्याश में आपका स्वागत है। आज हम कैलाश पर्वत यानी मेरू माउंटेन या मिरंडा माउंटेन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, जिसके आधार पे एक मानव अपने आप में कैसे संतुलितता ला सकता है। मैं बाहरूनी दुनिया से ज़्यादा अंदरूनी दुनिया जो मानव के लिए इम्पोर्टेंट है, अखंड पुरुष के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें इंसान से देवता की तरह बना सकता है, उन विषयों को बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं कि मैं पिछले एक हफ्ते में इत्तेफाक के साथ बार बार यूट्यूब वीडियोस में मैं कैलाश माउंटेन की ही रचना के बारे में जब मिस्ट्री के बारे में कहा जाता है। जैसे मैंने इसमें लिखा अनएक्सप्लोर्ड अनरिजॉल्व अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज ऑफ माउंट कैलाश की बातें हैं, जिसमें 5 कुछ चीज़ें इस पिक्चर में यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, गूगल के माध्यम से दुनिया को दिखाई गई हैं। ये क्यों है, कैसे है, वो जानने की हम संपूर्ण अंतरात्मा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ एक मानव कैसे समझ सकता है, मैं उससे ही देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे अपने अनुभव पे हैं। जो 5 चीज़ें उभर के आती हैं, उसमें सबसे पहले जो है, जिसमें लिखा है स्टिल अनक्लाइम्ड। ये वो पर्वत है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत ना है। माउंट राष्ट्रीय से बहुत कम है। माउंट एवरेस्ट तक लोग पहुंच चुके हैं, बिना गैस के भी पहुंच चुके हैं, मगर इस पहाड़ी पर आज तक कोई नहीं जा पाया है। यही एक दिखाने की कोशिश है। मैं पुराने विषय के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं कि पिछले में कौन चढ़ा था। वो इतिहास का हिस्सा है, जिसको प्रूव करना एक मुश्किल काम है। वो कहानियों के साथ जुड़ा हो सकता है। मैं कहानियों से उठकर स्पिरिचुअल साइंस मैथमेटिक्स के माध्यम से जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, मैं वो देखने की कोशिश कर सकता हूँ। सो जे अनक्लाइम्ड है, ये एक चीज है। दूसरा, वहां पे समय की कोई नहीं है, वहां समय सब गायब हो जाता है। वो लोग जो भी ऊपर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अधूरे रास्ते से वापस आ जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता है वो कितने दिन से चल रहे हैं, कितने दिन से नहीं चल रहे हैं। वहां पे इंसान समय के बारे में ही भूल जाता है। इसका मतलब कि टाइम भी वहां पे सुरक्षित नहीं है, पता नहीं है, उसकी ओरिएंटेशन भी खत्म हो जाती है। वो चीज है। तीसरी चीज है, ये आर्टिफिशियल माउंटेन है। ये कुदरत की बनी हुई माउंटेन नहीं है। ये किसी मानव ने पिछले जन्मों में बनाई थी। ये भी एक विचारधारा दी गई है। आप इसमें क्या सत्य है, क्या नहीं सत्य है, वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे। मगर इतिहास के पुराने पन्नों को संपूर्ण तरीके से दिखाना इतना आसान काम नहीं है। और दूसरा, जो चौथा हिस्सा आता है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है। अब लोग कहते हैं कि ये पूरी भूमि का सेंटर है। वो भी मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी सेंटर भूमि का है, उसे एक जगह पे दिखाना नामुमकिन सा काम है। हाँ, आज साइंस के माध्यम से हम इक्वेटर कहाँ पे है, नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं कि जिसका अनुभव मशीनों के माध्यम से हमने किया है। उसकी डायरेक्शन को देखी है, उसकी रिदर्शन को देखा है, वो सब चीज़ें ठीक है। मगर क्या ये सेंटर ऑफ अर्थ है या कुछ और है, उस विषय के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो पांचवा हिस्सा है कि हॉलो फ्रॉम इनसाइड, क्या अंदर से खाली है? क्या कोई पहाड़ अंदर से खाली होकर इस तरफ की शक्ल बनती है? क्या ये भी सत्य है? ये भी एक विचारधारा है। इसको कैसे देखा जा सकता है, वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी मैं जानता हूं ये विषय एक्सटर्नल हैं। इसका मानव के साथ, खास करके मेरे साथ, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे मुझे सुरक्षित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, मानवर रहने के लिए, एक बुद्धिशाली बनने के लिए, इंट्यूटिव बनने के लिए, महत के लिए, मन के लिए, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। और मैं वही देखना चाहता हूँ कि जो इंसान साइंस से पाकर अपने आप में सुरक्षित होकर हम दुनिया में लोक पालन की तरह बने, कस्टोडियन गार्डियन बनकर दुनिया में शांति लाएं। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हर मानव हर तरीके से
पढ़ा लिखा ज्ञानी विज्ञानी हो, दुनिया में एक किस्म का ज्ञान हो, सबके लिए एक बराबर हो, ताकि दुनिया में शांति हो, क्योंकि मानव को शांति के लिए ही बनाया गया है, लोक पालन बनाया गया है, यही वेद उपनिषद कहते हैं। अब इस विचार से मैं सहमत हूं कि अगर इंसान सत्यवादी है, नॉन वायलेंट है, हर तरह से संपूर्ण है, वो ही दुनिया को अच्छा बना सकता है। बीमार आदमी दुनिया में कभी भी कुछ अच्छी चीज नहीं कर सकता है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर मानव को हर तरीके से सुरक्षित होना पड़ेगा, संपूर्ण होना चाहेगा, अखंड होना पड़ेगा। ये हम अखंडता की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर मानव अखंड होगा, उसका ज्ञान अखंड होगा, कर्म अखंड होगा, विज्ञान प्रज्ञान अखंडता अखंड होगी, तो दुनिया में कल्याण हो सकता है। तो हम इन चीजों को देख के हम वो जानने की कोशिश करें कि जिसके आधार पे हम बीमारियों से मुक्त हो जाएं, मोक्ष को पाएं और कुदरत के साथ जुड़ें और वो काम करें जो सबके लिए अच्छा है। इस विषय में इस वीडियो का एक खास ही एक योगदान रहेगा। अब आते हैं लोकेशन ऑफ माउंट कैलाश, जो इसमें 30.21 नॉर्थ है, 81.3 है, वो एक लोकेशन है जिसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। मगर इसके क्या मायने हैं? क्या ये भूमि का सेंटर है, या किसी और चीज का सेंटर है, या किसी और विषय में अपनी एक जगह रखता है? आप देख लेते हैं जो लिखा गया है कि माउंट एवरेस्ट की जो है वो एक्सिस है, कॉस्मिक एक्सिस है, वर्ल्ड एक्सिस है, वर्ल्ड पिलर है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ल्ड ट्री है, और एक पॉइंट है जहाँ पे कुदरत और भूमि मिलते हैं। वो पॉइंट है जो कहीं ना कहीं गूगल मैप भी दिखाने की, ये विचारधाराएं आप पब्लिक में देख सकते हैं, ये वहां से निकाला गया है। अब उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूँ कि हाइट 6,636 मीटर्स है, जो माउंट एवरेस्ट से काफी कम है। ये दुनिया का सेंटर नहीं है, ये सिर्फ भारत का सेंटर है, अखंड भारत का सेंटर है। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो टाइम जोन दुनिया देखती है, जो टाइम के हिसाब से डाली जाती है, वो अननेचुरल है, वो कुदरत की देन नहीं है। सूरज कहाँ चढ़ता है, कहाँ डूबता है, वो तो 24 घंटे चलता ही रहता है। भूमि भी चल रही है, चंद्र भी चल रहा है, और अपन जितने नक्षत्र वगैरह हैं, वो अपना काम अपने तरीके से करते रहें। उसे किसी एक समय पे लाना नामुमकिन सा काम है। हमने जो मैन मेड दिए हैं वो अपनी जगह है। जहाँ तक कि मैं मानता हूँ, लेंथ एंड ब्रेड्थ एक ऑब्जेक्ट की देखना हर इंसान के लिए पॉसिबल है। थर्ड डायमेंशन डेप्थ को देखना भी नामुमकिन सा काम है। जहाँ तक कि टाइम और स्पेस की विचारधारा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, फोर्थ डायमेंशन है, वो भी अननेचुरल है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी आंखों में 10.344 डायमेंशन देख सकता हूं, दो अलग ऑब्जेक्ट को मूविंग इन डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली एक दूसरे से सेपरेट, समय से सेपरेट से देख सकता हूं। जहां तक कि आरबीसी को भी देख सकता हूं। हर वो ऑब्जेक्ट जो आंखों के अंदर है, फ्लोटर्स की तरह है, उनकी पूरी वो डायमेंशन देख सकता हूँ जो शायद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही देख सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी नहीं देखता, आंखें नहीं देख सकती हैं। अगर ये क्षमता अगर मुझ में है, कुदरत ने मुझे दी है, और मैं ये ही कह रहा हूँ कि वो चीज़ें मैं सिर्फ आत्मा के माध्यम से ही देखता हूँ। इसलिए मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, चाहे मेरी इंद्रियां हो, चाहे वो मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे महत हो, चाहे मेरी अवेयरनेस हो, शांति है, चित्त हो, चेतना हो, जितने भी दुनिया बातें करते हैं, वो सारे के सारे मेरी आत्मा के साथ ही जुड़े हैं। मेरा जो कॉग्नाइजर है, रिकग्नाइजर है, कंसीवर है और मैनिपुलेटर है, रिवीलर है, वो अंतरात्मा ही है। मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरे अंतरा आत्मा ने मुझे जो जिस्म में अनुभव किया है, उसके आधार पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस पे देखिए, तो मैंने कहा कि अगर वेस्ट का जोन है 71 के पास है, जो ईस्ट है 81 है, और असम 91 के पास है, तो कहीं ना कहीं 81, 71 और 91 के बीच में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इसे अखंड भारत का सेंटर कह सकते हैं, माध्यम कह सकते हैं।
मेरे कहने का तात्पर्य यही है। आप इस पिक्चर में आप देखिए, तो मैंने वो माउंट एवरेस्ट की पिक्चर डाली हुई है, सेंटर में है, ऊपर से नीचे है, जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में आती है। वहीं से सिंधु निकलती है, वो उत्तर की तरफ जाती है, फिर वो वेस्ट की तरफ जाती है और अरब सी में चली जाती है, और ब्रह्मपुत्र राइट साइड में ईस्ट की तरफ जाके आके बंगाल में लग जाता है, और नीचे आप सिंधु महासागर देखते हैं। जो नक्शा है, अखंड भारत का नक्शा है, इसका ही जो सेंटर में जो मीडियम सेंटर है, तो वो कहीं ना कहीं ये कैलाश पर्वत के बीच में ही आ जाता है। यही मैं समझाने की कोशिश, ये भारत का सेंटर है। ये एक लेफ्ट और राइट को डाल देता है, ऊपर और नीचे को भूल जाइए। अब इसी चीज को मैं अखंड भारत की तरफ से उसी चीज को दिखा रहा हूं। अगर इसे मैं सिंधु राष्ट्र कहता हूं, काफी लोग सोचते हैं कि मैं सिंधु राष्ट्र क्यों कहता हूं, क्योंकि सिंधु जो है वो अखंड भारत का पुराना शब्द है। जरा हिंदू हिंदू जो है वो बाद में आया है, वो भी कहीं ना कहीं इंडस से ही आया है। इंडस को ही इंदुस में बदल गया है। जो सिंधु से इंडस से हिंदू का है, वो कहीं ना कहीं दुनिया समझ नहीं पाती है। मैं हिंदू राष्ट्र को मैं कहीं ना कहीं सिंधु राष्ट्र कहूंगा, जो अखंड भारत के साथ है, इस भूमि के साथ है। इसमें किसी रिलीजन या किसी परंपरा का नहीं है। ये वो भूमि है जो कुदरत की भूमि है। आप इसे आप कह सकते हैं कि ये डिवाइन भूमि है, ये पुण्य भूमि है। यहीं पे ही डिवाइन मैथमेटिक्स को देखा गया था, वेद में, उपनिषद में और दूसरी किताबों में। और वही जहाँ से ही ब्राह्मणों ने ब्राह्मण को देखकर, निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को देखकर, साकार सगुण ब्राह्मण को देखकर, उस डिवाइन मैथमेटिक्स को देख के, उस वैदिक मैथमेटिक्स को देख के दुनिया को दिया था। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि जो ज्ञान भारत के, अखंड भारत के ब्राह्मणों ने दुनिया को दिया है, वो ज़ोरास्ट्रियन ने कहीं ना कहीं अरब को दे के उसके बाद उसे मैन मेड कंसेप्ट में बदला गया है। जिसके आधार पे आज जो भी मैथमेटिक्स दुनिया में पढ़ाया जाता है, जो भी फिजिक्स कही जाती है, जो केमिस्ट्री की बात है, दूसरी साइंसेस क्या है, वो सारे के सारे मैन मेड कंसेप्ट में हैं। अलजेब्रा में हैं, ज्योमेट्री में हैं, एल्गोरिथम्स में हैं, जितने भी हैं वो सारे वो डिवाइन नहीं है। यही मैं कहने की कोशिश कर, इसलिए मेरी भी जीवन की यही है कि मुझे डिवाइन मैथमेटिक्स को जानना है। वही सोच बचपन से मुझे आज दिव्यांग तक लेके आ गई है। अब दिव्यांग को ध्यान में रखते हुए मैं वही डिवाइन मैथमेटिक्स दुनिया को समझाना कि जिसके आधार पे हमारा जीवन का, पूरी दुनिया का जो भी ज्ञान है, वो बिल्कुल टूटा फूटा है, गलत है। आप उसको संपूर्ण करके सब बच्चों को, सब रिसर्चर्स को, सब टीचर्स को, सारी दुनिया को एक जैसा ज्ञान मिलना चाहिए जो संपूर्ण है। वही कोशिश अखंड भारत में, अखंड विद्याश्रम के माध्यम से, शिवभूषण शर्मा के माध्यम से दुनिया को दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप इसी से हम आगे इसके बारे में, भारत के बारे में, कैलाश पर्वत के बारे में, उससे क्या साइंस है जिसके आधार पे हम अपने आप में सुरक्षित रख सकते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं, ये अनक्लाइम्ड माउंटेन है, क्यों है? अब मैं मानता हूं स्पिरिचुअलिटी और साइंस दो ऐसे अंश हैं जो दोनों एक जैसे ही हैं। स्पिरिचुअलिटी और साइंस में कोई नहीं, क्योंकि दोनों सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चित आनंद को अनुभव करना चाहते हैं। अब जब मैं माउंट कैलाश की बात करता हूं, जहां तक कोई नहीं पहुंचा है, उसके पीछे एक ही विचारधारा है कि वो ऐसी जगह पे हैं जहां की आदि पराशक्ता और आदि पराशक्ति दोनों हैं। वो मेल और फीमेल, कोर और डायनेमिज्म, दोनों चीजें वहीं पे पड़ी हुई हैं। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं, वहां पे फर्स्ट स्टेज ऑफ जनरेशन है, 10th स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है और डेजोल्यूशन, तीनों का संतुलन वहीं पे है। वही दिव्यांग है, और उनके तीन कंसर्ट वहीं पे हैं। चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव हो, या सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली, तीनों उनके साथ हो, ये संतुलन वहीं पे है, और दुनिया के और किसी भूमि पे नहीं है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे दिव्यांग का आधार हुआ है, दिव्यांग अच्छे तरीके से है। शक्ता और शक्ति का निरंकार निर्गुण ब्राह्मण, साकार सद्गुण ब्राह्मण, और जितने भी डिवाइन देवी देवता हैं, अगर उनको जानना है तो आपको कैलाश पर्वत का जानना जरूरी है। यही एक चीज है।
इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे अगर दुनिया के लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनमें वो अखंडता नहीं है, वो संपूर्णता नहीं है। मगर मेरा अपना अनुभव है कि हम सब वहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल करके जा सकते हैं। वो ट्रैवल कर सकती हैं जिसमें हम देख सकते हैं, जो मैंने हर बार किया है, बहुत बार किया है, पूरी दुनिया को देखा है, पूरी ज़िंदगी को देखा है। और उसकी वो मेरी आत्मा ही मुझे देख सकती है, मैं खुद नहीं जा सकता हूँ। मेरे मन में वो शक्ति, सोचने की शक्ति है, मगर उसको व्हीकल से चाहिए, तो वो दिव्य डिवाइन सोल ही है। चाहे वो मेरा इंडवेलिंग सोल हीलियम हो, या नियॉन हो, या आर्गन हो, या क्रिप्टॉन हो, या जीनॉन हो। ये 5 के 5 हमें ले जा सकते हैं, जिसमें जीनॉन को निरंकार निर्गुण ब्राह्मण मैं बता चुका हूँ, क्रिप्टॉन को साकार सगुण ब्राह्मण कह चुका हूँ, और आर्गन को आदि पराशक्ति कह चुका हूँ, और नियॉन को गायत्री कह चुका हूँ, और हीलियम को अदिति के नाम से। ये सारे के सारे इनर्ट मैटर्स हैं, और इनर्ट मैटर पे ही जब एटम भी इनर्ट मैटर में आ जाता है, उसका योगदान जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एलिमेंट इनर्ट मैटर की तरह है, वही संपूर्ण हो सकता है, बाकी में संपूर्णता नहीं है। इसलिए कुदरत ने भी जो इस्तेमाल किया है, वो कहीं ना कहीं 10, 2, 10, 18 पे ही चल रहा है। यही पर साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक हो जाती है। उसको समझने के लिए ये वीडियो दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी लोग कंप्लीटली एजुकेटेड हैं, जो अखंडता को जानते हैं, एनलाइटेंड हैं, रोशनी को जानते हैं, और उनमें वो शक्ति है, शक्ता और शक्ति को देख के वही लोग वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा। वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि उनमें वो आत्मा है जिसे ना कोई तोड़ सकता है, ना मरोड़ सकता है, ना जला सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा ही वहाँ जा सकती है, और कोई नहीं जा सकता है। वो ये आत्मा क्यों जा सकती है, वहां पे क्या है, वो दिखाने की हम कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं, मैं ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहा हूं। अब मैं ये साफ दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि ह्यूमन ब्रेन, जिसकी पिक्चर ये मैंने खुद ही बनाई है, और इसमें आप देख सकिए 4 किस्म की लेयर्स मैंने दिखाई हैं। सबसे पहले नीचे जो आप देखिए रेप्टिलियन ब्रेन है, जो फिजिकल हेल्थ, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, वो कहीं ना कहीं ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कार्ड के साथ जुड़ी हुई हैं। उसमें ही हम अपने आप में होम्योस्टेसिस ला सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है, सब कुछ वहीं पे बना हुआ है। जैसे रेप्टिलियन स्नेक्स को डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है। जब ये पार्ट हमारा बिल्कुल सुरक्षित हो, संपूर्ण होगा, हमें भी डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके ऊपर मैमेलियन ब्रेन है, जो लिम्बिक सिस्टम के साथ है, वो इमोशनल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है, जो अपने आप में अपने परिवार के साथ, दुनिया के साथ एक प्रेम रखता है। और मैं, मेरे लिए पूरी दुनिया मेरी है, मैं, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, सब में वही आत्मा देखता हूँ जो मेरे में है। मेरा अपना धर्म अपने घर की तरफ, मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चों, वो सब हैं, उनका अपना रोल है, उनको पाँव पर खड़ा करना मेरा धर्म है। मगर साथ में मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी दुनिया ही मेरी है, सारी सृष्टि ही मेरी है, और मैं ही ये कुदरत का काम वो कर सकता हूँ जो कुदरत करना चाहती है। कुदरत को भी दुनिया के साथ काम करने के लिए एक मानव शक्ल में ही लेना पड़ेगा। जे मैं बचपन से ही दुनिया को दिखा रहा हूँ, और सारे इंसान कुदरत से एनलाइटेंड ही बनाया है, एजुकेशन के लिए बनाया है, संपूर्ण बनाया है। मैं यही कहने की कोशिश, उसके लिए इमोशनल हेल्थ के लिए मैमिलियन ब्रेन का जरूरी है। उसके ऊपर कॉर्टिकल ब्रेन है, जो प्राइमेट ब्रेन है, जिसमें हमने सोचने की क्षमता ज्यादा है, जिसमें वो सोचता है, तर्क वितर्क करके वही अखंडता को पा सकता है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने तक सोच विचार करके ही दुनिया ने इन 3 पार्ट को ध्यान में रखते हुए दुनिया को ज्ञान मिला हुआ है। मगर आप ऊपर देख रहे हैं, मैं बाहर के 3 लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, जो हमें कुदरत के साथ जोड़ देती हैं। आप बाकी ब्रेन से हम लिमिटेड से देखते हैं, मगर इससे हम आगे देख सकते हैं। जैसे रेप्टिलियन ब्रेन है, जिसमें ग्रे मैटर अंदर है, तो मेरी अंतरात्मा अंदर आएगी, तो संपूर्णता हमें नजर आ जाएगी। मेरी हीलियम मेरे अंदर, मेरे ब्रेन के अंदर है, थर्ड आई है,
शिवा की तरह है। मगर मुझे दुनिया के लिए आउटर 3 लेयर ऑफ न्यू क्वार्टर्स को एक्टिवेट करना, इनोवेट करना और कुदरत के साथ डालना बहुत ज़रूरी है। और मुझे आज बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनको ये 3 आउटर लेयर के बारे में ज्ञान ही नहीं है। इसका क्या काम है, क्यों बनाए गए थे, क्यों हम संपूर्ण हैं, उसके लिए 3 का जानना ज़रूरी है। मगर हमारे न्यूरो साइंटिस्ट को पता ही नहीं है इसका कारण क्या है। इसके लिए वो भी कहते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट भी कहते हैं, 100 केजी ईजी लेंगे तो आपके पीछे ब्रेन में आंखें बंद करके, माइंड रेस्ट करके आप 10.5 हर्ट्ज की अल्फा फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। और बाकी ब्रेन में अल्फा नहीं है। जब आप आंखें खोलेंगे तो बीटा ही होगी। ये जीवन का ज्ञान दुनिया को दिया गया है। मगर आप एक पिक्चर को दिखाने वाला हूं, उसमें देखिए मैं 8 हर्ट्ज अल्फा फ्रीक्वेंसी पूरे दिमाग में आंखें खोल के कर सकते, जो इन जीवन का पहला अनुभव है। वो मेरी पीएचडी से शुरू हुआ था 10.5 हर्ट्ज पीछे से, मगर आज 8 हर्ट्ज थ्रू आउट ब्रेन आंखें खोल के मैं दुनिया को दिखाना, जो आज तक किसी ने नहीं किया है। शायद इसलिए ही मैं कुदरत के साथ जुड़ा हूं, इसलिए मैं दिव्यांग को दे पाया हूं, जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं दिया है। मैं यही दिखाने की कोशिश अगर मैं कर सकता हूं, मुझ में और दूसरों में कोई अंतर नहीं है। यही एक चीज है। आगे चलते हैं। आप जब 7.83 से 873 के बीच में रिदम आ जाती है, वो आकाश कोश के साथ जुड़ जाती है, ह्यूमन रेजोनेंस फील्ड के साथ जाती है, वो आइनोस्फीयर लेयर के साथ जुड़ जाती है। अब मैं एक नया कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। आइनोस्फीयर लेयर है जैसे अंतरिक्ष है, उसकी 7 लेयर है। मुझे जो इम्पोर्टेंट है वो आइनोस्फीयर है, क्योंकि वहां पे आयंस हैं। जब आयंस बन जाते हैं और किस चीज के आयंस बनते हैं, किसमें वो संपूर्णता है, मैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। अब मेरे में जी है, इसके आधार पे अखंड विद्या से इम्पेक्बल विजडम मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुदरत के आकाश कोश के साथ जुड़ा हूँ, जहाँ दुनिया की सारी शक्तियां, सारा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान आज भी मौजूद है। आप वो प्रूफ जो मैंने कहा था, जिसमें देख सकते हैं कि आंखें खोल के 8 हर्ट्ज मैं ब्रेन में देख रहा हूँ, आंखें बंद करके 8.5 हर्ट्ज है, वो भी थ्रू आउट ब्रेन है। मगर आंखें खोल के 8 है, और भी आप 7.83 873 के बिल्कुल बीच में आ जाते हैं। वही ह्यूमन रेजोनेंस के इनर इनर अर्थ कोर के बारे में है। तो वहां से देखा जाए तो ये जीवन का एक सत्य है, जो भी इतिहास से मैं ही बन कर पाया हूँ। दूसरे में पूरी रिसर्च में 30 साल में दूसरे किसी आदमी से ये नहीं किया है, और साइंस भी इसको मानती नहीं है। वो सोचते मैं अजूबा हूँ। मैं चाहता मैं अजूबा नहीं हूँ, मैं सिर्फ सत्यवादी हूँ, अहिंसावादी हूँ, सिर्फ वेजिटेरियन हूँ। कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता हूँ जिसमें मेरे रेप्टिलियन ब्रेन में कोई संतुलन बदल जाए। चाहे कोई भी चीज़ है जो ह्यूमन स्पीसीज के साथ जुड़ी है, जो खाने में है वो है, मगर कोई बाहर की दवाई मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ। अब आ जाते हैं कि एक चीज़ है कि जब कोई माउंट एवरेस्ट पे जाता है, वह कंपास काम करती ही नहीं है। ये भी एक ज्ञान मैं कह चुका हूँ। और क्यों नहीं करती है? क्योंकि मेरा मानना है कि उस जगह का जो सेंटर है, वो कोर आयन नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फील्ड का होना ज़रूरी है। इसका मतलब कहीं न कहीं मैग्नेटिज़्म है, और मैग्नेटिज़्म आयन के साथ जुड़ा हुआ है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आयन इज़ द वन। अब इंसान में आयन है, हम जानते हैं, इसके आधार पे भी हम भी महसूस कर सकते हैं। मगर वहाँ पे कोर जो माउंटेन का बीच से नीचे से ऊपर तक है, वो नहीं है। ये जीवन का एक सत्य है। जब वो समझ जाएंगे तो देख लेंगे कि वहाँ पे अंदर एम्प्टी है, उसमें कंपास भी नज़र नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पे आयन का इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी और चीज़ का इन्फ्लुएंस है। वो चीज़ क्या है जिसका असर वहाँ पे नज़र आता है, मैं वही समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने नीचे लिखा है, वोल्केनो और अदर एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसे जानने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं कि एम्प्टी वेसल, इसमें भूमि है, भूमि भी 7 हिस्सों में बदली हुई है, आताल टू पताल। ऊपर का हिस्सा जो देख रहे हैं वो अताल है, जो अंदर का है वो पताल का है। और पताल में कहीं ना कहीं वो इनर कोर में
मैग्नेटिज्म है, आयन है, जल रहा है, वो अग्नि नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन के आधार नहीं है, वो गर्मी से ही जल रहा है। वही मैग्नेटिज्म बनाता है, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं। अब अंदर माउंटेन खाली है। अब लोगों का मानना, मैं रिकॉर्डेड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, मैं जो दुनिया को दिखाया गया है, मैं उसे रिपीट करता हूं। जो माउंट क्लोज है, वो बेसन वॉल्केनिक एरप्शन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर फ्रोजन स्प्रिंग्स हैं, हेड्स ऑफ ग्लेशियर्स हैं, जो पानी से नहीं बने हैं। अब जी साफ आ जाता है कि पानी अपनी तरफ से जो बनाते हैं वो अलग हैं, मगर ये चीज़ें अंदर गर्मी के कारण हैं, वो मटेरियल अलग है। इसलिए शायद उसे डार्क डर्टी ग्लेशियर कहा जाता है, कि वो जो स्प्रिंग वाटर निकल के आता है, जो चीज़ें बाहर आ जाती हैं, वो चीज़ें आप ब्लैक और वाइट में देखने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं लहर कहा जाता है, केमिकली लहर की तरह है। माउंट कॉलकेश में भी वॉल्केनो इज एमिटिंग हीलियम। अब आगे, हीलियम इज फर्स्ट इनर्ट मैटर, और कैलाश पर्वत में हीलियम ही उभर के आती है। ये साइंस का भी, मैं साइंस के आधार पर समझाने की कोशिश है, आप मुझे फिलॉसफी नहीं डालनी है, ये साइंस का स्टेटमेंट है। और साथ में मीथेन का लेवल भी हाई है, और जब मीथेन की बात आती है, वो CH4 है, उसकी जो प्रोटॉन्स हैं वो 10 आ जाते हैं, वो नियॉन की तरह बन जाता है। और हीलियम 4 जो है, वो प्रोटॉन 2 हैं। बस कहीं ना कहीं हम इनर्ट मैटर की तरफ, वही अंतरात्मा है। और हीलियम को मैं कहता हूँ कि वही अदिति है, वही मेरी इंड्वेलिंग सोल कुंडलिनी है, ये जीवन का। अब आगे चलते हैं। आप इसके आधार पे, जो ऊपर का सब्जेक्ट है, उसके आधार पे आप देख सकते हैं, जो ब्लैक हिस्से हैं वो इनर्ट मैटर को ही दिखाने की कोशिश करें कि उसके आधार पे वहां पे हुआ है। और इनर्ट मैटर बनने के लिए, हीलियम को बनने के लिए, हाइड्रोजन से हीलियम बनने के लिए, जहां पे 1600 डिग्री ही काफी है, और सूर्य भगवान के अंदर 6000 डिग्री कोर में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो अलग किस्म का ज्ञान कहीं पे संपूर्ण होके आप कैसे देखते हैं। आज इस पिक्चर में भी आप वो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, जो विदाउट आइस हैं, वो पानी नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि पानी ही अमृत है, जो सॉलिड फॉर्म है वो आइस है, जो लिक्विड है वो फ्लोइंग है। जब उसमें गर्मी और बढ़ती है तो वो जल अग्नि बन जाता है, और बनता है तो वायु बनता है, और ज़्यादा 1600 डिग्री पे आ जाता है तो वो आकाश कोश बन जाता है, आकाश भूमा भूता बन जाता है। वो क्विंटेसेंस है, वो 5 हैं। मगर जहाँ पे पानी का कोई लेना देना नहीं है, मैं यही दिखाने की कहा, जहाँ पे पानी बाहर, जो अंदर है वो पानी नहीं है, वो दूसरी मेटल्स हैं। और जो मेटल में जो चीज मेरे मन में उभर के आती है वो हीलियम ही है। अब आगे हम इनर्ट मेट हीलियम तक, उसका योगदान वहां पे ज्यादा है, आप उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं, ये भूमि का वो नक्शा है जो इंटरनेट से लिया गया है। अब इसे ध्यान के साथ देखिए, जो आगे की माउंटेन्स हैं वो आकाश कोश का एरिया है, वहीं पे माउंट कैलाश है। अगर आप पीछे भूमि भी देख सकते हैं, और 2 पानी के सोर्स भी आप पीछे देख रहे हैं। जो पीछे पानी के सोर्स हैं वो अपने आप में कुछ दिखाते हैं, वो क्या है हम उसे भी कैसे समझकर और ऐसे ज्ञान को दुनिया के सामने पेश करेंगे जिसका वर्णन आज तक किसी ने भी माउंट कैलाश के साथ नहीं किया है, जो हकीकत में माउंट कैलाश की असली पहचान है। अब हम, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, चलते चलते हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मुंडका लॉर्ड शिवा है, जिन्होंने, आप देख रहे हैं कि पार्वती को अपने कंधे पे उठाया है, जो मृत्यु फॉर्म में है, और साथ में गले में स्कल्स हैं, मुंडकास हैं। अब इसके पीछे क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आकाश या कैलाश तक जाने के लिए पार्वती भी और शिव जी भी एज सच नहीं जा पाए थे, क्योंकि वहां पे भी ये आत्मा अपने आप में संपूर्ण खत्म हो जाती है।
क्योंकि बार-बार सती के कारण, इमोशन के कारण, वहाँ पे ना जाने के कारण उनकी बार-बार मृत्यु होती है। उनको बार-बार जन्म लेना पड़ता है शिव जी के साथ मिलने के लिए। बट शिव जी के साथ मिलने के लिए वो कैलाश में नहीं कर पाती हैं, आकाश में नहीं कर पाती हैं। वो कहीं न कहीं उनको उसके अनुभव के लिए, तंत्र के अनुभव के लिए उनको अमरनाथ ही शिव जी को ले जाना पड़ा था। ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, आज भी दिखा रहा हूँ। और जिससे जो भी उनको ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विद्या का दिया था, शिव जी ने पार्वती जी को दिया था, वो अमरनाथ में ही है। वहाँ पे पानी आइस है, मगर साथ में ही दूसरा पानी है। वहीं पे 5 की 5 चीज़ें दिखाएँ, जहाँ तक कि वो ज्ञान सुनकर आज भी 2 पीढ़ी वहाँ पे इमॉर्टल हैं, मृत्यु के साथ जुड़े हुए हैं, मोक्ष के साथ हैं। तो मोक्ष के लिए भी शिव जी ने पार्वती जी को ज्ञान देने के लिए अमरनाथ ही जाना पड़ा था। वो भी कैलाश नहीं आए थे, मगर मैं कैलाश में संपूर्णता देखता हूँ, जहाँ मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की फॉर्म है। वहाँ पे सिर्फ शिव जी नहीं है। और इसलिए शिव जी को इसलिए ज़्यादा माना जाता है क्योंकि शिव जी को ही लॉर्ड ऑफ रीजनरेशन और डिसोल्यूशन दोनों का है। इस वो ही शुरू से भी करते हैं और शुरू से अंत तक हैं। और उसको अगर आप साइंस के माध्यम से देखना चाहें तो जितने भी शिव जी के पिक्चर आप देख रहे हैं, वहाँ पे आप ग्रे मैटर माथे पे देख रहे हैं, ऐश है। वो ऐश बर्न कार्बन ही है, और बर्न कार्बन से ही भूमि बनती है। ये चीज़ भी मैं दिखा चुका हूँ कि जो पहले 3 मैटर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ही हैं। जो एलिमेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो मीथेन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद फिर ग्लूकोज आ जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाती है। वो जो भी जीवन का परिवर्तन है वही समझाने की कोशिश करें कुदरत ने कैसे बनाया है। हमें वो साइंस दुनिया को देनी है जैसे कुदरत ने बनाई है, जिसे इंसान की सोच से नहीं है। इसलिए मैं सृष्टि से पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक एक करके उस तरीके से दुनिया को मैथमेटिक्स भी समझाने की कोशिश की। जो ज़ीरो है उसकी शुरुआत ही ज़ीरो से ही हुई है, बाकी नंबर उसके बाद में ही निकले हैं। यही ज्ञान जो कुदरत का है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं, ये वो भूमि है जहाँ पे कैलाश सेक्रेट जो ऊपर से दिखा गया है। ये पूरे क्षेत्र को आप कैलाश के क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे आप वही दो ब्लू ब्लू कलर में जो दो लेक्स देख रहे हैं, उसका ध्यान में देखिए। तो अब उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप इस जगह पे देख सकते हैं कि नीचे दो, सेंटर के नीचे दो लेक्स हैं। एक राक्षस है और दूसरी मानसरोवर है। उसके पीछे आप कैलाश माउंटेन को ऊपर देख रहे हैं। ये कैलाश के नीचे का हिस्सा है। और जहाँ पे अगर आप लेक देखेंगे, वो लोअर लेवल पे है और मानसरोवर हाई लेवल पे है। कहीं वो उसके पीछे क्या विचारधारा है, शायद दुनिया ने इस पिक्चर को देखने की कोशिश भी नहीं की है। हम इस विषय में भी आगे जाके समझाने की कोशिश करेंगे कि कुदरत में हमें जो पिक्चरें दिखा रही हैं, वो में क्या ज्ञान है। मैं यही दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुदरत को जानना है, कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कुदरत यही समझाने की कोशिश। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले 7 साल में बचपन को सिर्फ हर आत्मा के माध्यम से दुनिया को देखना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे आत्मा के माध्यम से, संपूर्णता के माध्यम से, अखंडता के। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं, एक रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, हीलियम प्रोडक्शन इज कंपनी बाय सेपरेटिंग हीलियम फ्रॉम नेचुरल गैसेस। अब जो भी गैसेस हैं, क्रूड ऑयल हैं, उन सब से ही हीलियम निकला है। जैसे मैं यही कह सकता हूँ, जो गैसेस कहीं ना कहीं आके हाइड्रोजन में बदल जाते हैं। जब हाइड्रोजन में बदल जाते हैं, जो फर्स्ट एटम है, वो जो 1600 डिग्री में इतनी गर्मी में वॉल्केनोज में हीलियम में बदल जाता है, इसलिए हीलियम की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा है। ये चीज़ मैं काफ़ी बार बचपन से लोगों को समझा चुका। जो भी वहाँ पे जाते हैं, वो उन देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हैं जो वहाँ पे हैं। उनको जो रोशनी नज़र आती है वो और कुछ नहीं है, हीलियम ही है। क्योंकि वही अंतरात्मा है जो हमारी अंतरात्मा है। मैं वही समझाने की, बचपन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ जाओगे तो आप देवी देवताओं की पिक्चर देखेंगे, आप कैलाश में भी देखेंगे। और वहाँ मेरा मानना है कि मैंने कटरा वैष्णो देवी में देखा है, और काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे है। मगर सबसे ज़्यादा संतुलन आप कैलाश में ही देख सकते हैं, वो हीलियम के कारण है। और जैसे नीचे लिखा हुआ है
कि वॉल्केनो से ही वो क्रूड ऑयल निकला है। जैसे मैंने कहा है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन 3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसी में से ही मीथेन बनती है, इसी में से वाटर है, इसी में से कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी में से बाकी चीज़ें निकली हुई हैं। बस यही जीवन का सत्य है। और कहीं न कहीं हम पानी के साथ ही वहाँ पे जुड़े हुए हैं। चाहे वो स्प्रिंग्स हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, गीज़र्स हो, जितने भी हैं, जहाँ तक सल्फर पॉइंट्स हों, चाहे हाइड्रोजन पॉइंट्स हों, चाहे हीलियम पॉइंट्स हों, जितने भी हैं, वो अपने आप की दुनिया कुदरत दिखाने की कोशिश की मेरा काम कैसे है। अगर हम उस तरीके से सच्चाई तर्क वितर्क करके देखेंगे तो कुदरत को हम जान सकते हैं। शायद ये क्षमता मुझे बचपन से ही है, सोचने की, जानने की, ये क्यों हुआ है। मैं मैन मेड कंसेप्ट को कभी भी गलत समझता था, आज भी समझता हूँ, और यही तो दुनिया दिखाने के। मगर कुदरत ने, मेरी अंतरात्मा ने मुझे वो ज्ञान दिया है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। शायद इसलिए मैं इतने साल से रिसर्च के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया का जो भी ज्ञान है, जो आज हमें बच्चों को पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, वो संपूर्ण नहीं है, उसमें अखंडता नहीं है। यही मैं बार बार समझाने की, क्योंकि हमें द्वारा अखंडता के हिसाब से या दिव्य के आधार से दोबारा रिसर्च को करके दुनिया को एक जैसा ज्ञान सब बच्चों को देना है। यही एक सत्य है। अब आ जाते हैं, ये दो पिक्चर जो हैं वो इंटरनेट से निकाली गई हैं। आप ऊपर की पिक्चर देखिए तो मैं अदिति की बात कर रहा हूँ, वो रोशनी की बात कर रहा हूँ, वो हीलियम 4 की बात करता है, वो एनलाइटन सोल की बात करता हूँ। वो जहाँ पे जाते हैं, इसके लोग उसको जाते हैं ताकि उनके साथ मिलके उनको वो मोक्ष मिल जाए। और जैसे मैंने लिखा है, मैं तो वहाँ कहीं भी जा सकता हूँ, मैं दुनिया के किसी हिस्से में भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा माध्यम जो है मेरी अंतरात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा फिजिकल बॉडी नहीं है, मेरी जो अंतरात्मा है मेरी वेंट्रिकल के अंदर है। उसके बाद उसके लिए नियॉन का इस्तेमाल करना, या आर्गन का इस्तेमाल करना, या क्रिप्टॉन का इस्तेमाल करना, या जीनॉन का इस्तेमाल करना मेरे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि मैं 5 के 5 को जानता हूँ। शायद इसलिए मेरे लिए ये सब चीज़ें बड़ी आसान हो चुकी हैं, क्योंकि मेरा संतुलन मेरी अंतरात्मा के साथ, हीलियम के साथ, नियॉन के साथ, आर्गन के साथ, क्रिप्टॉन के साथ और जीनॉन के साथ है। शायद इसलिए मेरे लिए वो देखना आज जहाँ बैठ के भी देख सकता हूँ। और दूसरा है, जो दूसरी पिक्चर है, आप वहाँ देखें कि वो एक वोल्केनो हीलियम बन रही है, वही मोक्ष है। अब जो लोग जीवन में मोक्ष पाना चाहते हैं और दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन जगह कैलाश ही है। अगर चले जाएं कि आपकी आत्मा निकल कर उस आत्मा के साथ जुड़ जाएगी, वहीं पर खत्म हो जाएगी। ये जीवन का सत्य है। ये उन लोगों के लिए जिनको दोबारा जन्म नहीं लेना है, उनको कैलाश जाना चाहिए और पहाड़ी पर चढ़िए और आपकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे ही हम मोक्ष कहते हैं। अखंड भारत उसी को मोक्ष कहता है। अब वहां पे आगे, मगर जहां तक कि मैं हूं, मुझे तो बार बार जन्म लेना है, तो मेरे लिए कैलाश में जाना और जीवन वहाँ छोड़ देना कि कोई मायने नहीं है, तो मैं दोबारा जन्म नहीं ले पाऊंगा। मुझे तो बार बार जन्म लेके आगे बढ़ना है। इसलिए मैं सूर्य भगवान की अंतरात्मा जो वहां से निकली है, उसको ही ध्यान में रखता हूँ। अब आ जाते हैं सूर्य भगवान की तरफ। उसके अंदर आप हाइड्रोजन देख रहे हैं ऊपर, जिसे मैं आदित्य कहता हूँ, और नीचे जो है हीलियम 4 है, वो अदिति है। ये सूरज के अंदर में 6000 डिग्री कोर में होती है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस रिएक्शन है। यही दुनिया ने सत्य है। जैसे आप इस पिक्चर में वो देख सकते हैं कि आदित्य कैसे हाइड्रोजन में बदल, हीलियम में बदल जाता है, वही हमारी अंतरात्मा बन जाती है। ये सूरज की है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वेद कहते हैं कि अदिति दक्ष की माँ भी है, बेटी भी है। अब वो भी दुनिया समझ नहीं पाई है। और उपनिषद कहते हैं अदिति ही आदित्य की माँ भी है, बेटी भी है। और इसको समझने के लिए इस सिंबल को समझना मेरे लिए आसान हो गया, मैं समझा चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। अब आगे है कि मैं मानता हूँ कि अदिति हीलियम 4 है। आप हीलियम 4 की शक्ल देख रहे हैं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और इसमें दो हाथे ही हैं। दो हाथ का मतलब दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो प्रोटॉन्स हैं, दो न्यूट्रॉन्स हैं। वही कुदरत की देन है, वही अंतरात्मा है, और वही सूर्य भगवान से निकली हुई है, वो आप देख रहे हैं। यही एक जीवन का सत्य मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब आते हैं अर्ली एजिंग मैकेनिज्म क्या है। जो हिस्ट्री लिखी गई है कि इसमें कहा जाता है कि साइबेरियन क्लाइंबर्स वहाँ पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो अपना टाइम स्पेस भी भूल गए थे, और जब वापस आए उनके नाखून भी बढ़ गए थे, सर के बाल भी बढ़ गए थे, और इत्तेफाक से कहा जाता है कि वो 1 साल के अंदर अंदर सबके सब खत्म भी हो गए थे। ये एक ऐतिहासिक हिस्सा है। वो क्यों है? और मेरा मानना है कि इसका कारण जो अब नया मैटर आम दिखाने की के हमारे शास्त्रों में नीलकंठ का जिक्र है। नीलकंठ का मतलब शिव जी की ब्लू थ्रोट थी। उसके पीछे क्या साइंस है, उसके से हमें क्या जानना है, हम आगे उसको समझने की कोशिश। मैंने 2 हिंट डाले हैं। जो है वो आयोडीन के बारे में, 53 एटम के बारे में है, जो हैलोजन है, और साथ में वो थायराइड ग्लैंड के लिए ज़रूरी है। वो हीट के लिए बनाता है और कुछ नहीं है। मैं वही ज्ञान आगे समझाने की कोशिश करूँगा। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम उस स्टेज पे एजिंग प्रोसेस में। आप इस पिक्चर को देखिए, ये सागर मंथन की पिक्चर है, चर्निंग अ प्राइमेडल ओशन है। आप इसको मंथन करते हुए जो बीच की माउंटेन है उसे मेरू माउंटेन कहा जाता है, हम सुषमा नाड़ी भी कह सकते हैं, और उसका जो है वो कैलाश पर्वत की वही है। आप इसमें आप देख सकते हैं कि दानव एक तरफ हैं और देव दूसरी तरफ हैं। वो वासुकी को निकाल कर कोशिश कर रहे हैं, तो करते करते ही पॉइजन निकला था जो शिवजी ने पिया है। आप ये पिक्चर को मैं उस तरीके से दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए ध्यान। मगर नीचे देखिए कि आप जो ये पहाड़ है, मेरू माउंटेन है, जो मिरंडा है, जहाँ कैलाश की पर्वत है, वो नीचे टॉर्टाइज या कुर्मा के अवतार में है, जो सेकंड है। और मैं मानता हूं कि जो पहला अवतार मत्स्य है, वो भी कैलाश के साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें सप्त ऋषियों को लाया गया था। शायद उसी चीज लिए कहा जाता है कि वो जो भूमि थी जो अंदर बनी है, वो पहले विष्णु अवतार के तार में, मत्स्य के अवतार में सप्त ऋषियों ने और सारे ज्ञानियों विज्ञानियों ने वो भूमि बनाई हुई है। मुझे पूरा विश्वास है बनाई होगी। और जहाँ पे सेकंड स्टेज की बात आ जाती है, सेकंड थिंग। अब आगे चलते हैं। आप वो पिक्चर में, वो जो मैंने लो लेक की बात की थी, मैं वो पिक्चर अब आपके सामने दिखा रहा हूँ। जो लेफ्ट की है वो राक्षस स्थल है, जो राइट है मानसरोवर है। जो राक्षस स्थल है वो नीचे है और मानसरोवर ऊपर है। दैट मीन देवी देवताओं की सत्ता ऊपर है और राक्षसों की नीचे है, असुरों के नीचे है, सूरों की ऊपर है। यही एक चीज वहां पे भी नजर आती है। राक्षस लेक नीचे है, वो असुरों की तरह है, और मानसरोवर ऊपर है, देवताओं की तरह। ये चीज, वही चीज मैं आपको वो पिक्चर में भी दिखा चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। अब उसी पिक्चर को आप दोबारा देख रहे हैं। ऊपर आप आकाश कैलाश को देख रहे हैं, और लेफ्ट में आप राक्षस हैं, और जेज में भी सैटेलाइट पिक्चर है, जिसमें दोनों, जो राइट साइड की है वो मानसरोवर है, जो लेफ्ट साइड की राक्षस है। वही बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, यही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं, इस पिक्चर पे आ जाएंगे। अब नीचे जो भूमि में है, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं वो असुरज हैं, दानव हैं। जो राइट साइड में देव हैं। वही चीज उस पिक्चर में भी नजर आती है। उसी में माउंट कैलाश के ऊपर है, जिसे विष्णु के साथ भी जोड़ा जाता है और साथ में लक्ष्मी के साथ भी। तो अगर विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसमें भी 10 स्टेज डेवलपमेंट है। वही चीज मैं सुषुम्ना नाड़ी में 10 चक्रों के बारे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर 10.344 हैं, और यहाँ पे भी 10.344 हैं। तो अंदर आप कहीं ना कहीं वो दूसरे एलिमेंट को भी देख पाएंगे। शायद उसमें नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो और जीनान हो। सबका संतुलन वहां पे है, क्योंकि अंतरात्मा ही, वह सारी देवी देवताओं की अंतरात्मा वहीं पे है। इसलिए शायद कोई भी चीज जो जो दुनिया की है वहां पे काम नहीं करते, क्योंकि वो डिवाइन लैंड है। यही सत्य में दिखाने की। अब इस चीज को हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने डेमन को लेफ्ट साइड में डाला और गॉड्स को राइट साइड में डाला, वही पिक्चर में है, वही भूमि पे है। शायद इस विषय के बारे में किसी ने भी इसको देखकर समझने की कोशिश भी नहीं किया कि क्या हमारे पुराने शास्त्रों में इसका वर्णन है। वो वर्णन
सागर मंथन, समुद्र मंथन और प्राइमर्डियल ओकेशन जर्नी के साथ जुड़ा हुआ है। अब उससे हम क्या सीखते हैं, वो हमें आगे इस ज्ञान को और भी अच्छे तरीके से ले जाने की कोशिश होगी। अब आ जाते हैं, मैं एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं कि जो भी अमृत के लिए जरूरी है। भागीरथ का परिवार कहीं ना कहीं मार दिया गया था, उसे अनकॉन्शियस कंडीशन में पाताल लोक में डाल दिया गया था। अब पाताल लोक से उनको बचाने के लिए ये कहा गया था कि आप आकाश गंगा को नीचे लाइए और वो ही परिवर्तन कर सकते हैं। और आकाश गंगा कहीं ना कहीं इस प्योर वाटर ओनली। जब कोई पुराने अयोध्या के राजा नहीं करते थे, भागीरथ ने तपस्या करने के बाद जब गंगा आती है तो गंगा कहती है अगर मैं भूमि में आऊंगी मेरी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा आपको मत्स्य अवतार की तरफ जाना पड़ेगा। वो नहीं चाहिए तो आप शिवजी से कहिए कि वो अपनी भूषा सर में ले लें, फिर उसको आगे छोड़ें। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि गंगा आ रही है, सर के ऊपर आ रही है, उसके बाद जो उसकी उसकी उसका पानी दोनों तरफ चल रहा है। उसके बाद जो शक्ल उनकी बनती है वो शिवलिंग की तरह है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हमारे सिंबल्स हैं उनके पीछे जो ज्ञान है हमें वो देखने की कोशिश करनी चाहिए। लिमिटेड माइंड की तरफ से नहीं, आपको धर्म की तरफ से, अखंडता की तरफ से देखना चाहिए। तो आप उसमें शिवलिंग देख रहे हैं, ऊपर भी देख रहे हैं, तो ये दोनों तरफ जा रही है, शायद वही वहां पे भी नजर आती है। अब इत्तेफाक से 1992 में जब मेरी मेरी कुंडलिनी दोबारा तरीके से मैंने अंदर ही महसूस कर पाया था, तो मेरा जो इंडर एक्सपीरियंस था, अंतर योग जो पतंजलि योग से अष्टांग को दशांग पर बन गया था, उसके बाद 91 की बात है, तो उसके एक साल के अंदर अंदर ही मैंने इस पिक्चर को बनाया था, जिसमें आप शक्ति को 61.8% है और शक्ता 38 पॉइंट है। और इसमें जो सिंधु है, जो आकाश गंगा है, वो सिंधु की तरफ से लेफ्ट तरफ चल रही है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो राइट में नहीं है जो गंगा के साथ हुआ है। मैं यही एक चीज मैंने इस बनाते हुए, मैंने क्यों बनाया था मुझे नहीं पता है। मुझे पता है कि मेरा जो भी काम है मेरी अंतरात्मा और देवी देवताओं की ही वरदान है। मेरा कुछ नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ, सिर्फ कुदरत को जानता हूँ, अखंडता को जानता हूँ, संपूर्णता को जानता हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूँ जो संपूर्ण ना हो, अखंड ना हो, बस मेरी वही क्वालिटी है। मैं तो सही कह सकते हैं, मैं ही एक असली इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझ में कोई स्पेशल क्वालिटीज नहीं, मगर मेरी अंतरात्मा में असली हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ, इसलिए इसमें ज्ञान आसानी से मिल जाता है। इसका एक उदाहरण ये पिक्चर भी है। अब आ जाते हैं कि मैं अब विषय में वो लेके आने वाला जिसमें मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। अब दोबारा मैं उसे एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे लॉर्ड शिवा को नीलकंठ कहा जाता है कि उनका जो गला है वो ब्लू है, वो विशुद्धि चक्रा का कलर भी ब्लू है। ये ब्लू थ्रोट की क्या साइंस है, अब उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं, उसी पिक्चर को मैंने दोबारा दिखाया हुआ है, ये है अब जिसमें अमृत निकाला जा रहा है। यही एक चीज मैं इसमें वर्णन कर रहा हूं। अब आ जाते हैं कि इस वर्णन, इस पिक्चर में कौन सी चीज मुझे उभर के आती है, पहले मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं। और मेरा मानना है इस पिक्चर में जो पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं उसमें हेलोजन का जिक्र है। जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल है उसमें दो ही एटम्स एलिमेंट्स हैं। लेफ्ट साइड में जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन है और राइट साइड में हीलियम है। हीलियम पहली अंतरात्मा है, मगर इस मोड में कोई भी हैलोजन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड एक डिवाइन कॉन्शियसनेस है, अंतरात्मा है, दूसरी हाइड्रोजन है जो मैक्सिमम है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन दुनिया में आज भी हाइड्रोजन की है और दूसरी आप देखेंगे वो हीलियम की ही है। और वहां कैलाश में भी हीलियम ही है। मैं यही समझाने की कोशिश, मगर जब हम दूसरे पीरियड में आ जाते हैं तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे लिथियम बोरान देखेंगे और राइट साइड में फ्लोराइड देखेंगे। में ये दोनों जो लिथियम और बोरान का कॉम्बिनेशन है, जब फ्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में वेरी डिसॉस्ट्रस है।
फ्लोरोसिस से आपकी हड्डियां जल जाएंगी। फ्लोरोसिस में कमी है, इसलिए शायद कुदरत ने ना लिथियम, ना बोरान, ना फ्लोराइड का इस्तेमाल किया हुआ है। हाँ, नियॉन कहीं ना कहीं गायत्री है, मगर उसके बीच में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल हुआ है। बस यही एक सत्य है। लिथियम नहीं है, बेरियम नहीं है, मगर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल है, फ्लोराइड का नहीं है, ये तीसरे का है। जब आगे चलते हैं तो हमें जहाँ पे क्लोराइड नज़र आता है, जो थर्ड लेवल पे है। अगर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे सोडियम है और मैग्नीशियम है, और दूसरी तरफ क्लोराइड है। हम मैग्नीशियम को भूल जाते हैं। सोडियम और क्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अनिवार्य है, ज़रूरी है। मगर वो सोडियम जिसके 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 बन के नियॉन की तरह बन जाएंगे, और जो क्लोराइड के 17 है वो 18 बन के आपको आर्गन की तरफ आ जाते हैं। वो भी अपने आप में एक संतुलन बन जाता है, तभी जाके वो आयनिक फॉर्म में देख सकते हैं। वही आयनिक फॉर्म में आयनोस्फीयर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं तो आपको ब्रोमाइड नजर आता है, फिर आयोडीन नजर आती है, फिर एस्टेनिन नजर आती है। मगर अप टू ब्रोमाइड जो है वो 53rd है। वो उसमें जब आयनिक फॉर्म में बदल जाता है तो 54 बन जाता है, वो जीनॉन की तरह बन जाता है। ये भी एक जीवन का सत्य है। आप इस तरीके से आप साइंस को देखेंगे, इस तरीके से समझेंगे, तो फिर आप कुदरत को समझने में आसानी हो जाएगी। मगर दुनिया की कोई भी किताब इस एंगल से दुनिया को दिखाया ही नहीं गया है, और मेरी यही कोशिश है कि हम सत्य को उस तरीके से देखें जैसे सत्य कुदरत ने बनाया है। मैन मेड कंसेप्ट को भूल जाइए, उन सब किताबों को भूल जाइए। और जब मैं इतना ही जानता हूँ कि जो भी ज्ञान मैंने किताबों में देखा है वो गलत 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 है, उसने मुझे नहीं दिया है। मगर जो किताबों में मैंने लिखा है वो संपूर्ण है, वो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आ जाते हैं कि मैं एटम फॉर्म आयनिक फॉर्म में कैसे बदलती है, कैसे वो स्टेबल बन जाती है। एक न्यून इनर्ट मैटर वो डिविनिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है, उसको लिए उदाहरण के लिए मैं सोडियम क्लोराइड को ये कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। अब नीचे देखिए, आप जो एटम सोडियम का है उसमें आप 11 इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जो क्लोराइड है 17 है, जो नीचे आपको पिक्चर नजर है। अब जहाँ का जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो क्लोराइड की तरफ जा रहा है, तो सोडियम 10 बन जाता है और क्लोराइड 18 बन जाता है। दोनों ही डिवाइन अंतरात्मा की तरह या इनर्ट मैटर की तरह बन जाते हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्योन जो है वो गायत्री है, आर्गन जो है आदि पराशक्ति है। ये किस्म का ज्ञान हमें बच्चों को देना चाहिए कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आयनिक फॉर्म में स्टेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं इनर्ट मैटर की तरफ आ जाते हैं। जो इनर्ट मैटर की तरफ हैं वही है, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 10 हो, या 18 हो, या आगे हो। चाहे 108 भी आपको उसमें नजर आने वाली हैं, मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं कि हम दोबारा आप फ्लोराइड को देखने की कोशिश करते हैं। इसमें 9 है, अगर इसमें एक चला जाता तो 10 बन जाएगा, वो नियॉन की तरह बन जाएगा। मगर ये काफ़ी एक्टिव है, वेरी पावरफुल है, इसलिए इससे ओवर एक्टिविटी के कारण जिस्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कुदरत इस्तेमाल कर सकती है, मगर इंसान के लिए इतना इस्तेमाल करना गलत है। तो इसको 10 तक जाना कहीं ना कहीं डेंजरस है। अब आ जाते हैं कि क्लोराइड 17 है, वो 18 बन जाता है। 18 बन के वो आर्गन की तरफ बन जाता है। जैसे अगर सोडियम को देखेंगे वो 11-10 बन जाएगा तो नियॉन की तरह बन जाएगा, और क्लोराइड 18 बन के आर्गन की तरह, दोनों संपूर्ण होकर अपने आयनिक फॉर्म में वो अपने आप में अच्छा सॉल्ट बना सकते हैं। वो पानी के माध्यम से ही एक्टिवेट करना शुरू करता है। वही चीज़ आप सोडियम और क्लोराइड पानी के साथ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में देखते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। वही समुद्र का पानी भी इंपॉर्टेंट है, जो ही आगे अंदर से बाहर ले जाने के लिए काम करता है। आप देखिए साइंस कितनी और स्पिरिचुअलिटी कैसे साथ आ रही है।
अब आते हैं कि ब्रोमाइड है, उसमें 35 है, तो 35 36 के पास आ जाएगा, और 36 से पास से 36 प्लस 36 प्लस 36 तीनों को आप डालेंगे तो वो 108 बन जाता है। शायद इसलिए 108 को भी बहुत मान्यता दी गई है। जब ये 108 33 इलेक्ट्रॉन, 33 प्रोटॉन, 33 न्यूट्रॉन्स इकट्ठे होते हैं, 108 कहीं ना कहीं आपको मानसिक शक्ति दे सकती हैं। इसलिए कभी भी ब्रोमाइड को माइंड रिलैक्सेशन के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। ये साइंस की भी, मैं साइंस को भी और मेडिकल साइंस को भी लेके आगे दिखाना चाहता हूँ। ब्रोमाइड इज यूज्ड ओनली टू कंट्रोल द माइंड। आप समझिए 108 यहाँ पे माइंड के लिए है, अंतरात्मा की तरह नहीं है। अगर आगे चलते हैं तो आयोडीन की बात आती है तो 53 है। अगर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से आता है, ये 54 बन जाएगा, वो आयन बन के उसके बाद ही वो काम करेगा। जब आयन बनता है 54 प्लस 54 भी 108 बन जाते हैं, इसलिए 108 की क्षमता यहाँ पे भी नजर आ जाती है। आप देखिए कि हम 108 के पास कैसे जा रहे हैं। वही चीज सूर्य, चंद्र और भूमि के बीच में भी वही चीज 108 नजर आती है, वो मैं दिखा चुका हूँ। आप उसे देखिए, फिर जानिए क्या 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 इतना क्या कुदरत हर तरीके से वही चीज दिखाने की कोशिश। और मैं इतना ही जानता हूँ, अगर इस मेरी पूरे वीडियो को आप देख लेंगे, मेरी किताबों को देख लेंगे, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान जो जरूरी है वो थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, मगर उसमें संपूर्णता, अखंडता होनी चाहिए। वो चीज आप देखने वाले, यही अगर देख लेंगे तो मैं समझ सबका कल्याण हो जाएगा। अब एस्टेट 85 की तरफ हम नहीं जाएंगे, वो 86 बन जाएगा, उसके बाद भूल जाइए, वो टू हाई है, वो कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है, उसके आगे हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम विषय वो सब्जेक्ट पे आ जा रहे हैं जिसमें वो दो माउंटेन जो लेक्स हैं, राक्षस और मानसरोवर, और भूमि, आकाश कोश, कैलाश, वो हे मेरू माउंटेन, ये तीनों, एक तरफ राक्षस हैं, दूसरी तरफ असुर हैं, दूसरे सुरस हैं, देवस हैं, और बीच में माउंट कैलाश है। अब वो चर्निंग जो है वो सांत्वी हो रही है। अब उस विषय पे आ जाते हैं। वो पिक्चर जो आपने हला हला की देखी है, माउंट कैलाश की भी देखी है, और कहीं ना कहीं सागर मंथन की देखी है। अब सब चीज आके अब मैं दिखाने की कोशिश कर, जब चर्निंग शुरू हुई थी, मंथन करना शुरू हुआ था, उससे पहले ब्लू वायलेट पॉइजन निकलना शुरू हो गया था। जब वो आना शुरू हुआ तो उसके बाद उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया था। ये सागर मंथन की तरफ ले जा रहे हैं, वो हला हला के बारे में जिक्र किया जा रहा है। जब हला हला आया था तो लोगों को मरना शुरू हो गया था। वो एक बीमारी की तरह है, और इसलिए सब स्केयर होके उन्होंने लॉर्ड शिव जी को कहा था कि आप इसे पी लीजिए, अगर आप पी लेंगे, विशुद्धि चक्र से संपूर्ण कर लेते, हम सब बच जाएंगे। उसके बाद ही शिव जी ने उसे पीना शुरू कर दिया था। जब वो पी रहे थे तो गॉडेस पार्वती ने, उनकी धर्मपत्नी ने, कंसॉर्ट ने, उनके गले में एक सांप रख दिया था। अब ये जो कहानी आप देख रहे हैं, जो स्क्रिप्चर्स में लिखी गई है, क्या ये एक माइथोलॉजी है, एक फिक्शन है, एक कहानी है, या प्योर साइंस है? आप, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि जो वेद है वो साइंस है, संपूर्ण साइंस है, उपनिषद संपूर्ण साइंस है, मैथमेटिकली बेस्ड है, और पौराणिक स्टोरियाँ भी साइंस है। मगर जिस लोगों से दुनिया ने दिखाया हुआ है इंद्र भगवान को या दूसरों को जिस तरीके से, वो गलत है। मगर जो असली कहानियाँ हैं वो मैं समझाने की कोशिश, उसमें ये चीज़ है, ये प्योर साइंस है, एक कल्पना नहीं है। आप वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आ जाते हैं, अब मैं मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ, इसलिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मुझे याद है कि आयोडीन जो क्रिस्टल्स हैं वो ब्राउन कलर के हैं, मगर जब हम उसको फ्लेम पे डालते हैं, उसकी जो शक्ल बनती है वो ब्लू वायलेट हो जाती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। आप उसके आधार पे वो आयोडीन ब्लू बनती है। वही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आयोडीन अंदर में ब्राउन कलर की थी, हीटिंग करने के कारण, सनिंग करने के कारण जो ब्लू ब्लैक वेपर्स निकले थे वो आयोडीन ही थे। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पहला साइंटिफिक प्रूफ है
कि कैसे वो और वो ब्राउन कलर भी ब्लू वायलेट में बदल जाता है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं। अब आ जाते हैं कि सेकंड स्टेज पे जो आयोडीन है, आज भी टिंचर आयोडीन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और पोविडिन को भी सर्जरी से पहले पूरे जिस्म को उसमें धुलाया जाता है, ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हैं जो बाहर हैं, जो बाद में इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं, वो सारे खत्म हो जाने चाहिए। इसलिए पोविडिन आयोडीन की वॉश देना या नहाना अनिवार्य है। इसका मतलब कि आयोडीन ही एक किलिंग ऑब्जेक्ट है। इसमें चीज़ों को मारने की क्षमता है। यही चीज़ उसमें भी है, इसी चीज़ साइंस ने भी दिखाई है। अब आ जाते हैं, अब इसे हम अगले स्टेज पे ले जाते हैं। अगर जब पीते वक्त अब शिवजी ब्रह्मांड की भी मृत्यु ना हो जाए, लोगों का मानना है कि इसलिए शिवजी ने कर्ण में सांप डाला था ताकि वो नीचे पेट में ना जाए। मेरा मानना इसको उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पार्वती जी ने गले में इसलिए डाला कि वहाँ पे ही थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड में ही आयोडीन को जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका अक्ष ही थायराइड ग्लैंड के साथ जुड़ा है, किसी और ऑर्गन के साथ नहीं जुड़ा है। थायराइड ग्लैंड को प्योर करने के लिए अब तो थायराइड ग्लैंड में ही जाना है। ये ही साइंस है, वही पिक्चर में है। मैं से उसे देखता हूँ, मगर लोग नहीं देखते क्योंकि उनको साइंस का ज्ञान भी नहीं है और ना ही अनुभव है। आप उस पिक्चर को आप देख रहे हैं, अब इसे हम आगे ले जाने की समझने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं, जो आयोडीन है जो हम लेते हैं, वो कहीं ना कहीं पानी के माध्यम से आयोडीन आयन बन जाता है। जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि आयोडीन जो है वो 53 के बदले 54 एलिमेंट के साथ बन गया है, जो ब्लड में आप देख रहे हैं। आयोडीन आयोडाइड पोटर जो है, उसमें आप आयोडीन के आयन देख रहे हैं। इसका मतलब उसमें 54 एलिमेंट्स हैं। वो कहीं ना कहीं जीनॉन की तरह है, वो अंदर जा रहा है। दूसरी से रिबोसोम में थायरोग्लोबिन आती है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बनने के बाद अंदर चली जाती है। थायरोग्लोबिन में आयोडीन का इस्तेमाल हो जाता है। आयोनिक फॉर्म को आयोडीन के साथ मोनो, डाई और ट्राई तीनों में बन सकते हैं। MIT हो, DIT हो या TIT हो, वो बदल जाता है अंदर जाके ल्यूमन में। वो बनने के बाद फिर वो फॉलिकुलर सेल में आ जाता है, वो थायराइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ही वो थायराक्सिन बाहर आ जाती है ब्लड में, फिर वो जाके जिस्म में काम करती है। ये ही ज्ञान उस पिक्चर में है कि गले में है, थायराइड ग्लैंड है, आयोडीन आयनिक फॉर्म में जाकर वहाँ पे थायरोग्लोबिन से थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। यही चीज़ साइंस की है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही उसका ज्ञान है। अब आगे चलते हैं। अब कहा जाता है कि जो थायराइड ग्लैंड का माइंड फंक्शन जो है, वो कैलोरीजेनिक है, बेसल मेटाबॉलिक के साथ है, डायबिटोजेनिक है। और मैं मानता हूँ वो ज्ञान जो साइंटिस्ट ने दिया है कि ये कैलोरीजेनिक है, BMR के लिए है, डायबिटोजेनिक है, गलत है। वो ज्ञान सत्य नहीं है। कैलोरीजेनिक इज नॉट द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है वो थर्मोजेनिक है। जैसे आप पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो थायराइड ग्लैंड माइटोकॉन्ड्रिया में काम कर रहा है, उससे आग बाहर आ रही है, ATP नहीं है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हीट की बात है। साइंस ने बताया, मैं उसको समझने की कोशिश नहीं की है। जो हीट है वो थर्मोजेनिक है। वो ही माइटोकॉन्ड्रिया में थायराइड हार्मोन बना रहे, मगर किससे बनाते हैं? उसमें ये है कि वो ट्राइग्लिसराइड्स और ब्रोकन डाउन प्रोटीन को ही थायराइड हीट में बदल रहा है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो वो थर्मोजेनिक बन जाता है। अब जो थर्मोजेनिक है, कैलोरीजेनिक BMR डायबिटीज नहीं है। अब उसको समझाने की मैं आगे कोशिश करता हूँ। अब आ जाइए, दो किस्म की बीमारियां हैं जो हम थायराइड के साथ देखते हैं। एक है हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा हाइपरथायराइड। जो नॉर्मल की बात है वो अलग है। जो हाइपोथायराइडिज्म है, जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी है, उसमें आप ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इंटॉलरेंस टू कोल्ड हो जाती है। ये सारे साइंटिस्ट जानते हैं। हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको ठंड लगेगी, हाइपोथायराइडिज्म है तो आप गर्मी में भी गर्मी होगी।
तो यहाँ पे जो चीज़ उभर के आ रही है वो तो हीट ही तो है। हीट कम है तो हाइपो है, हीट ज़्यादा है तो हाइपर है। ये तो साइंटिस्ट में एक बीमारी के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। इसका हीट के साथ थर्मोजेनिक है, कैलोरीजेनिक डायबिटीजेनिक नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि हमारे हम भी कहीं ना कहीं जो ज्ञान दिया गया है उसको उसी तरह से रिपीट करके कॉपी कैट की तरह बन रहे हैं। हम वो चीज़ें नहीं देखते जो नज़र आती हैं। हाँ, ऐसे कि हमारी सोचने की क्षमता ही ख़त्म कर दी है। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है हमें बुद्धू बना दिया है। हमें वो सोचने के लिए विचारधारा देते ही नहीं है। यही ज्ञान है, मैं ही गुरु हूँ, इसको यही इस पे रिसर्च करिए, आगे करिए। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि आप इंसान की सोचने की क्षमता ही ये मॉडर्न साइंस ने, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस ने ख़त्म कर दी है। मैं उसे ही ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। दुनिया में लोगों में दोबारा सोचने की, तर्क वितर्क करके अखंडता का आने की कोशिश में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें दोबारा एक लोक पालन की तरह बनना है, अखंडता को जानना है। आप इसके आधार पे आप समझ गए कि मैं थर्मोजेनिक अपने आप में संपूर्ण है। और थर्मोजेनिक इसलिए संपूर्ण है कि शिव जी जो जो फॉर्म वहाँ पे है वो सर्दी में है, उसमें थायराइड कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पे कहीं ना कहीं आयोडीन की मात्रा भी है, हीलियम की मात्रा भी है और दूसरी भी मात्रा है। वो कहीं ना कहीं जीनॉन की तरह ही आयोडीन बन जाती है। वो आयनिक फॉर्म आय इसकी तरह बस यही है। अब आगे चलते हैं। अब इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है कि आप पहले वो पिक्चर देख रहे हैं, फिर वो हेलोजन हला हला को देख रहे हैं, आयोडीन को देख रहे हैं, उसको ट्रैपिंग करके कैसे बनाया गया है। ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि यही एक जीवन का सत्य है। अब वहां तक तो जान लिया है। अब आगे जानने के लिए कि वहां पे सिर्फ शिव जी हैं या कुछ और भी है। और मेरा मानना है कि वो भूमि सिर्फ शिव जी की नहीं है, उसमें शिव जी एज रीजनरेशन और डिसोल्यूशन दोनों है। इसका मतलब रीजनरेशन या क्रिएशन में वो ब्रह्मा है। वो विष्णु के 10 अवतार भी वहीं पे हैं और शिव जी की मैचुरेशन भी तीनों की वो पूरा संपूर्ण आप सिर्फ कैलाश में देख सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का जो मैंने शुरू में दिखाया था, आप उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो ब्रह्मा है फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, वो चीज़ वहाँ पे नजर आती है। अगर इस पिक्चर में आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी के 3 फुल हेड्स हैं और एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप उसे मैथमेटिकल डिज़ाइन में बदलने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें पाई देखेंगे। पाई का मतलब 22/7 है। 3 + 1/7 ही आप उस पिक्चर में देख रहे हैं। उसका 1/3 जो ब्रह्मा 1/3 हैं, तो इसका मतलब 22/7 डिवाइडेड बाय 1/3 इक्वल टू 22/21 बन जाते हैं। वही ब्रह्म अंक है। आप देख लिए कितना खूबसूरत है। वही मैथमेटिक्स अगर इस पिक्चर से मैंने देखा है, अगर दुनिया भी देखती तो शायद ब्रह्म अंक को पहले भी देखा जा सकता था। मगर हमारे जो ऋषि महर्षि जिन्होंने वेद उपनिषद लिखे हैं, उन्होंने 22/21 का वर्णन भूमि के साथ भी किया हुआ है। अब इस पिक्चर में चांदोक्य उपनिषद में कहा जाता है कि जो सोलर सिस्टम है 21 हिस्सों में जुड़ा हुआ है और उसके बाहर जाने के लिए 22 स्टेप्स की जरूरत है। जे चाणक्य उपनिषद में सेकंड चैप्टर में नंबर 10 में ही है। आप उसे देखेंगे तो वैसे मैंने सेंटर में दिखाया है कि भूमि 7 हिस्सों में है, अंतरिक्ष 7 हिस्सों में है और 7 हेवन है। ये 7 + 7 7 चीज़ें ही 21 बन जाती हैं। वो जब उसके बाद दुनिया बाहर जाती है 22nd में, वो फर्स्ट स्टेज क्रिएशन है जो मोक्ष कहा जाता है। वही चीज़ आप कैलाश में देख रहे हैं कि आपको वो मोक्ष मिल जाएगा। ब्रह्म की वहीं पे है, यही है। वही चीज़ आप कहीं ना कहीं मांडुक्य उपनिषद में ओम के बारे में भी वही कहा गया है। जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो मैंने 1974 में, आज से 50 साल पहले बनाई थी, 3 फॉर्म में। उसमें भी आप ब्रह्मा को देख रहे हैं, गणेश को देख रहे हैं और 22/21 को उसमें देख रहे हैं। वही यही जीवन का एक सत्य है। जो अगर आप कुदरत के साथ जुड़े हैं, कुदरत आपको जे चलते चलते सारी चीज़ें खुद ब खुद दे देंगे। सिर्फ आपको उसको जानना है कि अंदर की आत्मा आपको क्या करवा रही है, कि आपको सिर्फ एक माध्यम बनना है। जो आदमी माध्यम बन जाएगा उसके लिए कुदरत बड़ी आसान हो जाती है। उसको दुनिया की कोई समस्या नहीं होती। जैसे मेरे पूरे जीवन में सचित का आनंद के अलावा कुछ नहीं है। मेरे लिए पैसा ये कोई मायने नहीं, क्योंकि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ।
अखंडता है, मैं वही समझाने की कोशिश। अब आ जाते हैं, अब इसी चीज़ को हम लिविंग सेल में देखेंगे, उसमें भी आप 22 पार्ट्स और 21 पार्ट देखते हैं। जैसे मैंने कहा है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो 7 हिस्सों में है, साइटोप्लाज्म में 7 ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस 7 हिस्सों में है, मगर एक जो हिस्सा है जो सेंट्रो साइटोसोम का प्रास है वह साथ में है, वो सेंट्रोसोम है, उसके दो हैं। ये जो सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, वो फर्स्ट अर्थ क्रिएशन में दो बन जाते हैं, तो 21 पार्ट 22 बन जाते हैं। यही खूबी आप लिविंग सेल में भी देख रहे हैं, सोलर सिस्टम में भी देख रहे हैं, वही चीज़ आप आकाश में भी देख रहे हैं। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे आके साइंस इकट्ठी हो जाती है, तो हमने अब कहीं ना कहीं ब्रह्म अंक को 22/21 को देख लिया है। अब आगे चलते हैं। इस चीज को अगर हमारी मस्तिष्क में शांति है, जो मैंने मुंडका दिखाया था, अब हेड है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें सोचने की शक्ति है, इसमें भी 22 बोन्स हैं, जिसमें 22 में 21 जुड़े हैं, एक खाली है, वो मैंडिबल है, जो एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है। और नीचे जो पिक्चर देख रहे हैं कि जो हमारा जब आत्मा अंतरात्मा जुड़ती है तो 22 वीक्स में होती है, और 22 वीक्स तक ब्रेन बढ़ता जाता है, तब तक ये सूचर बंद नहीं होते हैं। जो सूचर बंद होते हैं वो 22 ईयर्स के बाद ही होते हैं। ये भी फोरेंसिक साइंस दिखा चुकी है। अब ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि डिवाइन मैथमेटिक्स हर जगह यही चीज़ नजर आ रही है। शायद मुंड का जो शिव जी का जो गले में स्कल की जो माला है, वो इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश की वही ब्रह्म अंक है। ये इत्तेफाक नहीं, मगर जब तक उन चीज़ों को आप उससे ज्ञान से नहीं देखेंगे तो उसको आपको लेकिन मैथोलॉजी लगेगी, क्योंकि आप अज्ञानी हैं। इसलिए अखंडता तक पहुंचा इंसान के लिए ज़रूरी है। वही चीज़ मैं दुनिया को पहली बार दिखा रहा हूँ। इसको समझेंगे, इसके बाद ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंडता को समझना आसान हो जाएगा। ये दुनिया के लिए नया सिलेबस बन रहा है, और मुझे खुशी है कि मैं पूरी चीज़ को बदल कर दुनिया को नई विचारधारा दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं 10 स्टेज डेवलपमेंट। जो आप जो मुंडका या मेरू माउंटेन या कैलाश पर्वत है, उसमें आप जो शेप है, मैं उसमें भी 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विष्णु देख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि पहला मत्स्य है, क्योंकि मत्स्य अवतार में ही इस जगह पे ही सारे सप्तऋषियों ने लाकर रखा था, और उसके कारण ही वो भूमि जो है वो डिवाइन लैंड इसलिए बनी थी कि ईश्वर ने उसे चुना है। और फिश भी यहीं पे लाकर आ गई थी। मणि मनु भी वहां लेके आ गए थे, सप्त ऋषि भी आ गए थे, सारे अवतार वहीं थे, उन्होंने ही पूरा ही उसका वदन किया है। शायद इसलिए इसे डिवाइन किंगडम कहा जाता है, और मैं आज भी मानता हूँ कि डिवाइन किंगडम है, क्योंकि इसके 10 स्टेजेस हैं। जो पहला है मत्स्य का है, दूसरा कूर्मा का है, जिसमें आप दिखा रहा हूँ कि कूर्मा को सागर मंथन में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अब थर्ड में देखेंगे, वरा में देख रहे हैं तो वही भूमि है, उसका सेंटर आप कहीं ना कहीं कैलाश में ही देखने वाले हैं। उसके बाद मेंटल एवोल्यूशन कैसे होती है, एवोल्यूशन कैसे होती है, वो मत्स्य से चलकर, कूर्मा से चलकर, वरा से चलकर, नरमिसा चलकर, वामना से चलकर, परशुराम से चलकर, राम अवतार से चलकर बलराम, कृष्ण और कल्कि तक आ जाते हैं। वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ब्रेन हैं, और ब्रेन का भी वहाँ पे वही चीज़ नजर आती है जो मैं अपने जिस्म में महसूस कर चुका हूँ। मैं ये कहता हूँ कि 7 चक्रास नहीं है, 10.344 हैं। जो 10 हैं वो 10 स्टेज डेवलपमेंट कंप्लीट हैं, वो विष्णु के हैं। ब्रह्मा 22 है, ये 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। मगर थर्ड स्टेज को जानने के लिए ये इतिहास का पहला हिस्सा है कि किसी एक इंसान ने ब्रह्म अंक के नंबर को दुनिया को दिया है, या किसी तरीके से विष्णु के 10 समझों को ठीक से समझाया है। मगर जो शिव अंक है, शायद इसका वर्णन किसी ग्रंथ में भी नहीं है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 2014 तक इंतजार करना पड़ा था, स्टेज बाय स्टेज चलते हुए। 22/21 तो पावर ऑफ 10 का वर्णन मैं अखंड किताब में 2002 में भी कर चुका हूँ। मगर 10 के बाद जो नंबर उभर के आए हैं 0.34419, वो 2015 में मेरे प्रोफेसर दोस्त प्रोफेसर गोविंद राजू के साथ में बैठ के हमने IBM के SPS वर्जन में मैंने दिखाया था। मगर उससे पहले
एग्जैक्ट नंबर क्या है वो मैं पहले ही कर चुका था। वो जो एग्जैक्ट नंबर है 100 इंटू 161.08034 है। वो नंबर को ध्यान में रखते हुए ये 5 नंबर निकालना मेरे लिए आसान हो गया था। अब जब निकालने के बाद जो खूबी के साथ है कि इसमें 0.34419 है, इसका मतलब जो 5 के 5 हैं वो भी 21 बन जाते हैं। वो वहाँ पे इसलिए ये कहना कि शिव भगवान ही शुरू भी हैं, अंत भी हैं। 21 से शुरू होता है, अंत में भी 21 में खत्म होता है, इसलिए मैं उन्हें भी आज आदि अंत प्रभु ही कहता हूँ। जिसने शिव जी को जान लिया है वो ब्रह्मा को भी जान लेगा, वो विष्णु को भी जान लेगा। मगर बिना शिव जी के ब्रह्मा और विष्णु भी अपने आप में अधूरे बन जाते हैं, चाहे वो शैविज्म हो, चाहे वैष्णविज्म हो, चाहे ब्रह्मस्म, चाहे शक्तिपात हो, सारे डिविजन हैं। वो एक दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अखंडता के लिए तीनों को जानना जरूरी, चाहे यही चीज कैलाश पर्वत मुझे सिखाती है। आप इसके आधार पर जो मैंने नंबर बनाया है वो दिव्यांक है। ये ही दुनिया की सबसे बड़ी संपूर्ण चीज है, और मुझे खुशी है कि अंतरात्मा के साथ चल के, हीलियम के साथ चल के, गायत्री के साथ चल के, आदि पराशक्ति के साथ चल के, साकार सरगुण ब्राह्मण के साथ चलते हुए, क्रिप्टॉन के साथ चलते हुए, या निरंकार निर्गुण जीनॉन के साथ चलते हुए मैं ये सब पा चुका हूँ। और पाने के बाद कह रहा हूँ कि ये जीवन का सत्य है। अब दुनिया का ज्ञान दोबारा इस तरीके से जरूर होगा, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब अंत स्टेज में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये संतुलन है, इसमें सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।